हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की। दरअसल मध्य प्रदेश में नए स्कूल शिक्षा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 10वीं 12वीं के परिणाम भी आए हैं और इस बीच में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तबादला नीति आने वाली है, शिक्षकों के तबादले होने हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां एक एक शिक्षक है, और शहरी क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है लेकिन शिक्षक हैं। इन विसंगतियों के बीच में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मेहमान के बतौर कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता प्रवीण धौलपुर हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी और प्रेम व्यास जी के साथ साथ हमारे साथ में शिक्षक, अतिथि शिक्षक, चयनित शिक्षक जो है उनके संदर्भ में जयवर्धन जी हैं। माफ कीजिए, उनको हम स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में दिखा रहे हैं, वो हम सुधरवाएंगे जल्दी, लेकिन हम आपको बता दें कि वो शिक्षक हैं। आप तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जयवर्धन जी की ही तरफ चलेंगे, क्योंकि जयवर्धन जी से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो चीजें हैं। एक तो शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसको लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब शिक्षकों की कमी है तो जो चयनित शिक्षक है उनको अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, जो अतिथि शिक्षक है उनको नियमितीकरण क्यों नहीं किया जा रहा, वो क्या समस्या है। और शिक्षकों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी कितनी गंभीरता है। कई सारे सवाल उनको लेके भी उठते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते। जयवर्धन जी, खूब सारे मसले हैं। शिक्षकों की कमी बड़ा मसला है, लेकिन उससे बड़ा मसला है कि शिक्षक गांवों में काम नहीं करना चाहते। वास्तविकता क्या है और सरकार का रुख क्या है? जयवर्धन जी। नमस्कार, मेरा नाम जयवर्धन है। जो आपने मुझसे सवाल पूछे, शायद वही सवाल हम सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सरकार से भी हैं। हम भी सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि जब विभाग में इतनी सारी नियुक्तियां हैं, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतने पद खाली हैं, फिर भी हम ऑलरेडी सिलेक्ट हुए, तकरीबन हमारे रिजल्ट आए, हमें 1 साल से लगभग होने वाला है, इसके बाद भी हमें अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? 1 साल होने को है, शिक्षा विभाग में इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, इतने पद खाली हैं अभी कि उन पदों को भरने के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी संख्या इस बार 80,000 के ऊपर जाने वाली है। सोचिए, 80,000 शिक्षक वो होंगे जो भी उनका नियमितीकरण भी नहीं है। इसके बावजूद हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की अभी नियुक्ति तो दूर, अभी चॉइस फिलिंग भी अभी शुरू हुई है, जब हमने कई सारे प्रदर्शन किए हैं। हमारे कई सारे प्रदर्शनों के बाद इनने अपडेट निकाले। अपडेट भी उनको ज्यादा कहना मेरी शायद भूल होगी, क्योंकि वो अपडेट नहीं थे, वो झूठे आश्वासन ज्यादा थे। आश्वासनों के चलते चलते आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि इन्होंने अभी 6 मई के आंदोलन के बाद, 6 मई के प्रदर्शन के बाद जाके इन्होंने हमारी पात्र अपात्र सूची डाली, और उसके बाद भी हमारे कुछ ऐसे विषय हैं, गायन वादन विषय है, इसके साथ में वर्ग 2 वर्ग 3 के गायन वादन वाले विषय हैं, उनकी सूची पे अभी तक रोक लिया और उनको अभी तक लटका दिया है। उनके बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उनकी नियुक्ति भी कब देंगे, जबकि उनकी नियुक्ति सबसे पहली बार आई है अभी। बिल्कुल। देखिए, ये बात हुई कि शिक्षक जो चयनित है उनको भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रेम व्यास के पास जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। कैग की रिपोर्ट बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। डॉक्टर प्रेम, अगर आप देखेंगे जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो अधिकृत आंकड़े हैं, वो मतलब कैग की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े हैं, और उसमें 1895 स्कूल मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। 1600 के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं शहरी क्षेत्रों में जहां पर छात्र नहीं है और शिक्षक हैं। ये इतनी विसंगतियां कैसे है? मतलब ये तो सिर्फ मैं शिक्षकों के लेवल पे बात कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, पर सिर्फ शिक्षकों की बात करें तो कहां इतनी दिक्कतें, इतनी विसंगतियां क्यों हैं, इतनी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? डॉक्टर प्रेम व्यास। शिक्षक और शिक्षार्थी, ये तीनों महत्वपूर्ण है, और इन तीनों विषयों के लिए संज्ञान लेते हुए लगभग पिछली बार जो लक्ष्य रखा है इसी वर्ष के लिए 32,000 शिक्षकों का रखा है। 4,500 शिक्षकों की नियुक्तियां जो है वो अंतिम दौर में है, और मुझे लगता है कि जो हमारे चयनित शिक्षक है जहाँ बैठे हैं, अगले 2 महीने में ये निश्चित रूप से किसी न किसी विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करवा रहे होंगे।
तो मुझे लगता है सरकार प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रही है। 2018 में बहुतायत में शिक्षकों की भर्ती को लेकर योजना बनी थी, उसके बाद सरकार गई, उसके बाद कोरोना काल, उसके बाद में 2022 में पुनः हमने काम प्रारंभ करा। 23 चुनावी वर्ष के कारण और कुछ न्यायालयीन प्रक्रियाओं के कारण उसके बाद 24-25 तक पुनः कार्य प्रारंभ करा। और अभी ये तय किया लगभग 10,000 शिक्षक जो आरसीआई के कारण जिनका जो हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, और उसमें भी अभी सरकार को जो दिशा निर्देश दिए, निश्चित रूप से 10,000 शिक्षक हुए, 4,500 शिक्षक के 13 से 14,000 शिक्षक और है जो नियुक्ति की तरफ है। तो मुझे लगता है कि संपूर्णता के साथ में प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ, और इसी का कारण है कि जो पिछले वर्ष का एनरोलमेंट था वो लगभग 19.6% लास्ट ईयर के कंपैरिजन से बढ़ा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो 32% बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रतिबद्धता थी सरकार की। और जब 2003 के पश्चात हमने प्रारंभ करा था स्कूल चलो अभियान, शिक्षा जो जरूरी है उसको लेके जो ग्रामीण स्थलों में हमने स्कूल विद्यालयों का निर्माण करा था, निश्चित रूप से उसके कारण बहुतायत में स्कूल खुले थे। वो एक कारण था कि विद्यार्थी उन स्कूल तक पहुंचाना, उसके बाद आवश्यकता के अनुसार स्कूलों का मर्जर किया गया है और मर्जर करके उनको अच्छे स्कूलों में परिवर्तित किया है। आप देखेंगे तो रतलाम और झाबुआ के जो सीएम राइज हुआ करते थे, भी संदीपनी है, वो एशिया के सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों में उन्होंने स्थान पाया है और ग्रामीण अंचलों के विद्यालय थे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ सरकार ने निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में भी कार्य करा, और जो अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक थे और अभी 20,000 ज्यादा जो सरप्लस टीचर थे उनको रीडीप किया है ऐसे विद्यालयों में जहां पर आवश्यकता थी। तो मर्जर्स भी हुए जहां पर 4-5 विद्यालय थे और आरटीई के मानकों के अनुसार 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होगा, ऐसी जगहों पे मर्जर किया गया है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन वहां पर मर्जर के बाद सुविधाओं में विस्तार करा है। 2023 की अगर बात करेंगे तो केंद्र की जो यूडीआईएसी प्लस की श्रेणी होती है उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर आया। उसके बाद स्कॉच जो होती है जो शिक्षा के लिए मिलती है उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर आया। तो लगातार, और शिक्षकों के हित में आप देखेंगे एक समय वो था कि जब तबेले में बैठ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, आज सर्व सुविधा युक्त शिक्षा और सर्व सुविधा युक्त कैंपस लगभग 300 से ज्यादा सांदीपनी विद्यालय, 700 से ज्यादा जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो निर्मित विद्यालयों को अवलोकित करने के पश्चात उसके मार्गदर्शन और एनईपी के तहत उनको सुसज्जित करना, ये सभी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। और निश्चित रूप से सैलरीज बढ़ाने की बात हो, 33,000 55,000 तक सैलरीज आज गई है। उसके बाद में शिक्षा सुधार की तरफ निश्चित रूप से कुछ कठोर कदम उठाए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही और कार्य करने की आवश्यकता है। डॉक्टर प्रेम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप बोल रहे हैं 2 महीने बाद, अगर उम्मीद है कि हाँ वास्तव में जो लोग हमारे साथ बैठे हैं या जो आंदोलन पे हैं वो 2 महीने बाद जरूर कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं विद्यालय में दिखे। स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है, नहीं तो हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। अगर आप देखें तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शिक्षक वर्ग अलग अलग आंदोलनों पर है। कहीं पर टीईटी को लेकर, कहीं पर अपॉइंटमेंट्स को लेकर, कहीं पर नियमितीकरण को लेकर, या अध्यापक संवर्ग की बात कर लें, चयनित शिक्षक की बात कर लें, अतिथि शिक्षक की बात कर लें और नियमित शिक्षक की बात कर लें, सब जो है आंदोलन पे। ऊपर से जनगणना का कार्य है, सामने आपके सेशन शुरू होना है। प्रवीण जी के पास हम चलते हैं। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो वर्तमान स्थितियां हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हर रोज नए सेट होते हैं, हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हम रिफॉर्म से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसका कितना स्पीड अप कर रहे हैं, कितना हम वक्त के साथ चल रहे हैं, आपको कितना लग रहा है मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली और सिस्टम वक्त से आगे है, पीछे है, बराबरी पर है? प्रवीण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पहले तो स्वीकार करना चाहिए 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरे मध्य प्रदेश में राम भरोसे छोड़ दिया है। जिस राम राज्य की परिकल्पना करके सरकार बनी थी और जो सपना दिखाया था जनता को कि हम शिक्षा से क्रांति लाएंगे, हमें क्रांति तो नहीं दिखती लेकिन दुविधाएं जरूर दिख रही हैं। मध्य प्रदेश का युवा आज भटक रहा है। आपके आज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 33,000 सरकारी स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं या मर्ज हो चुके हैं। 61,000 लगभग शिक्षक के पद खाली हैं। बीजेपी का शिक्षा मॉडल स्कूल बंद करो या बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे तुला है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि सब चंगा सी। आप मध्य प्रदेश के भविष्य को गर्क में डाल चुके हैं। ये स्वीकार करिए कि मध्य प्रदेश को आप शिक्षा माफिया के हाथ बेच चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है वो किसी छुपी नहीं है।
अभी बारिश का मौसम आने वाला है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। हमें तो शंका है कि कहीं जर्जर अवस्था के जो स्कूल से कहीं डे ना जाए, मध्य प्रदेश में कोई अनहोनी घट ना जाए। सरकार अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ ये बताने में जुटी हुई है कि हम बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा करेंगे। आप कब तक करेंगे? 22 साल से आपकी सरकार है, 22 साल से मध्य प्रदेश का शिक्षक भटक रहा है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो 7,217 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए उस मध्य प्रदेश में जहां करोड़ों का बजट स्कूल शिक्षा के नाम पर आवंटित होता है, आखिर वो बजट जाता कहां है? ना तो इंफ्रा आपका सही है, ना पढ़ाने वाले टीचर वहां है। और जो टीचर मध्य प्रदेश के युवा पढ़ लिख के एक आस उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले भविष्य को वो पढ़ा के मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे, आप उन चयनित शिक्षकों को नियमित नहीं कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। उनको आप क्यों नहीं करते नियमितीकरण? क्यों नहीं उनको आपने जब एग्जाम हो गए उनको आप क्यों अभी नियुक्ति नहीं दे रहे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिख रही है। देखिए, जो स्थिति है वो अपने अपने अंदाज में, अपने अपने चश्मे से देखने की बात होती है। सत्ताधारी दल अपने पे चश्मे से देखता है, विपक्ष अपने चश्मे से देखता है। लेकिन हम जिस चश्मे से देखते हैं, कोशिश यही करते हैं कि वो चश्मा थोड़ा सा निष्पक्ष रूप से देखे। और हम इसलिए इस समय इस बात को कर रहे हैं, हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए यही होती है कि समय पर कदम उठा लिए जाएं। एक बार वापस मैं चयनित शिक्षकों की तरफ चलता हूं। कितनी संख्या है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं शिक्षकों की कमी एक बड़ा विषय है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें सुधर जाती हैं। जय, अभी कितने शिक्षक चयनित हैं और जिस तरह की प्रक्रिया की गति है, क्या लग रहा है कि जैसे डॉक्टर प्रेम व्यास बोल रहे हैं कि आप लोगों को नए शिक्षा सत्र के पहले स्कूलों में कदम रखने को मिल जाएगा? जयवर्धन जी। जी, हमारा जो एग्जाम हुआ था, ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें हम 10,700 कैंडिडेट्स ने वो भर्ती परीक्षा पास की थी। उन 10,700 में से तकरीबन 4,200 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से को अभी तकरीबन 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हमें लटका दिया गया है। हमने 13 नवंबर को एक प्रदर्शन किया, हमने 30 जनवरी को प्रदर्शन किया, 16 फरवरी को प्रदर्शन किया, 26 फरवरी को भी प्रदर्शन किया। तब जाके इन्हें धीरे धीरे छोटे छोटे इन्होंने झूठे आश्वासन कह लीजिए या छोटे छोटे अपडेट्स इन्होंने अपने वेबसाइट पर दिए। 1 अप्रैल को प्रदर्शन किया और 6 मई के प्रदर्शन के बाद जाकर कहीं इन्होंने थक हार कर हमारी पात्र पात्र की लिस्ट डाली। हम 4,200 कैंडिडेट्स वहां इंतजार करते रहे और अभी तक हमारी चॉइस फिलिंग पूरी नहीं हो पाई है। और इसके बाद भी हमारे लिए ये आश्वासन ही है। हम तब तक ये नहीं मानेंगे जब तक हम हमारे हस्ताक्षर स्कूल में नहीं डालते, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये एक सही बात थी या एक झूठा आश्वासन था। और जैसा कि माननीय डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने बात कही है कि इतनी चीजें आगे बढ़ गई हैं, इतनी सारी लिस्ट में एमपी का नाम आ गया है, तो ये चीजें कागजी लेवल पे तो बहुत अच्छी हैं। आप यकीन मानिए, मैं अगर कागजों में देखूं तो मध्य प्रदेश कहीं एमपी में जो दुनिया में सबसे सर्वोपरि होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। ग्राउंड रियलिटी पे स्टाफ है ही नहीं, स्टाफ का शॉर्टेज है, स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि लगता है जैसे छत ढह जाएगी। बरसात में हम स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते, ऐसा लगता है कि जरा से हवा चलेगी और छत ढह के नीचे गिर जाएगी। रास्ते गलियां ऐसी हैं कि वहां बच्चे जा नहीं सकते हैं। स्कूल में मध्याह्न भोजन की स्थिति ऐसी है कि शायद आप उसे खाने से पहले 2 बार 10 बार सोचेंगे। और इसी तरीके के बाद भी अगर सरकार को इतनी ही चिंता चयनित शिक्षकों की होती, तो ये जो हमारी नियुक्ति जो 2023 से शुरू हुई है, 2023 से चल के आज 2026 आ चुकी है और नियुक्ति का अभी नामो निशान भी नहीं है। हमारी तो फिर भी पात्र लिस्ट आ गई है, लेकिन गायन वादन विषय जैसे विषयों की तो अभी वो भी नहीं आई है। वो कैंडिडेट्स भी अभी 11 मई को भी उन्होंने प्रदर्शन किया और अभी भी उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। यही तो डॉक्टर प्रेम व्यास, बहुत अच्छी बात कही जयवर्धन जी ने। मतलब मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि इतना स्पष्ट रूप से बोलना, जब आप खुद चयनित हो रहे हैं और वहां जा रहे हैं, सराहना के काबिल है। डॉक्टर प्रेम व्यास, समस्या कहाँ है? समस्या वही है कि जो खुद डॉक्टर मोहन यादव ने मानी थी, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने भी मानी थी। रघुराम चौधरी जब शिक्षक थे तब उन्होंने भी एक बात कही थी
कि मंत्रालय में बैठ के स्क्रीन्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस में इतना हरियाली दिखाई जाती है, सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन जमीन पे जाओ तो बड़ा सूखा हुआ, बड़ा अजीब सा नजारा होता है। 23 स्कूलों की हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी पिछला सीजन शुरू होने के पहले, और हमने शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी को सौंपी थी। उसमें से एक स्कूल का मैं आपको बता दूं, उनके विधानसभा क्षेत्र का ही था, जो राजमार्ग पर स्थित था। उन 23 में से 18 स्कूलों की स्थिति जस की तस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे छतों के हालात जस की तस है। इतना पैसा आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, योजनाएं बहुत अच्छी बन रही है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में गड़बड़ी तो है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा झाला तो है? और यही कारण है कि बच्चों को जब आप बोलते हैं स्कूल चले हम, तो कभी ना कभी उनके मुंह से भी निकलेगा कि कैसे स्कूल चले हम इन परिस्थितियों में। डॉक्टर प्रेम व्यास, मुझे लगता है कि हमने सर्वदा ये स्वीकार करा कि हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश 2003 के पहले आदरणीय जयवर्धन जी मुझे लगता है 30 वर्ष के होंगे, 2003 के पूर्व की स्थिति का एक बार आकलन लगाए, जब कर्मी कल्चर कांग्रेस लेके आया था, जब गुरुजी शिक्षक हुआ करते थे, जब सर्विस नहीं मिलती थी, जब तवेलों में बैठ के विद्यार्थी विद्या अर्जन करते थे, वहां से लेकर आज इस परिस्थिति में आए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कराए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोले, और आज लगभग 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक और 25,000 पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में नियमित किए गए। तो मुझे लगता है कि लंबा दौर आज 8.2% पूरे देश का मध्य प्रदेश में है विद्यालय। उसके बाद में लगभग 1.25 लाख के आसपास टीचर्स, उसके बाद में 7.5 लाख टीचर्स है जो मध्य प्रदेश में है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा दौर था जहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए आवश्यकता थी। उसमें कितना समय चाहिए प्रेम व्यास जी? 2003 से आपकी सरकार है, 2003 से लगातार आप मध्य प्रदेश की सरकार को 1,23,000 स्कूल एक ही दिन में खुल गए। 2003 से लगातार 1,23,000 स्कूल एक ही दिन में खुल गए। प्रवीण जी, आपके समय मुझे बताइए, कमलनाथ जी के समय 1.5 साल में कितनी नियुक्ति दी थी? अनुराग जी पूछिए इनसे, 1.5 साल में कमलनाथ जी ने कितने शिक्षकों को नियुक्ति दी थी? गलत आप बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर चुके हैं। आप तो 1 लाख शिक्षकों की बात करके आए थे, 1.5 साल में कितनी नियुक्ति दी थी? सरकार आपकी सवाल के जाइएगा, अतिथि शिक्षिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर मुंडन कराए थे, आज बता के जाइएगा कि अतिथि शिक्षिकाओं ने मुंडन क्यों कराया था कमलनाथ जी के समक्ष, जीतू पटवारी जी के समक्ष। और हमने पुनः जो शिक्षिकाओं से शिक्षा के क्षेत्र में उन तीनों बातों को हमने पूर्ण करा। इसीलिए प्रवीण जी, हिमाचल की परिस्थिति देखिए, कर्नाटका की परिस्थिति देखिए, तेलंगाना की परिस्थिति देखिए, जहाँ पर आप सरकार में वहाँ पर लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, वहाँ पर लगातार शिक्षकों की कमी है। हमने कहा है, हमने तो बकायदा बजट में 32,000 शिक्षकों की बात रखी है। और जयवर्धन जी, ये अंतिम दौर है चॉइस सीलिंग का, उसके पश्चात निश्चित रूप से कोई कानूनी अड़चन नहीं आती। इसीलिए मैंने पूरी स्वीकारोक्ति के साथ कहा है कि प्रथम दृष्टया और उसके बाद 10,000 शिक्षकों को लेकर जो RTI डिप्लोमा जो शिक्षकों द्वारा दिया गया था, उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने दिशा निर्देशन दिया है। पुनः हम सूची बना रहे हैं जल्द से जल्द। तो मुझे लगता है एक तरफ कोई कार्य, और मुझे बताइए ना 2003 के पहले कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे? लगभग 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय आज मध्य प्रदेश में है, 16 राज्य विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, 20 निजी विश्वविद्यालय है, 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, 3 विश्वविद्यालय है, 3 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, एक IIT, एक NIT, IISR है। 2003 के पहले चैलेंज करता हूँ, और 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने शिक्षा के संदर्भ में क्या व्यवस्था जुटाई थी, कितने शिक्षकों को रखा था? 1 लाख शिक्षकों की बात आए थे, शिक्षिकाओं ने मुंडन करा, और प्रोफेसर ने जो प्रोफेसर मांग लेके। डॉक्टर प्रेम व्यास, एक बार सवाल कर ही लेते हैं, हम चलते हैं प्रवीण जी के पास में, पूछ ही लेते हैं। एक तो बड़ी अजीब स्थिति है, जब कमजोरी की बात आती है तो हम दूसरों के दोष गिनाने लगते हैं, वो भी 2 दशक पहले की बात करने लगते हैं। ये मानसिकता उस पार्टी को बदलनी होगी जो अलग अलग एराज की बात करती है, जो मोदी युग की बात करती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर प्रेम व्यास, हम प्रवीण जी से इसका जवाब ले ही लेते हैं। प्रवीण जी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी ने किया, या आप लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, उसके बाद ये सुधार हुए हैं। पहले तो ये जो डॉक्टर प्रेम व्यास के आरोप है, इसका क्या जवाब आपके पास में है? और दूसरी बड़ी बात यह है, बार बार ये बात क्यों आती है, चाहे सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, दिग्विजय सिंह ही क्यों याद आते हैं? क्या जितना जो है आरोप भाजपा लगाती है, भरोसा कांग्रेस पर जनता भी नहीं कर पाएगी? इतनी वाकई में स्थितियां खराब करके कांग्रेस गई उस समय पर? प्रवीण जी देखिए,
मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2003 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है और 2014 के बाद से जो देश में मोदी की युग आया है, इनको लगता है कि 2003 के बाद प्रदेश में और 2014 के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी युग लेकर आई है, क्रांति लेकर आई है। चाहे शिक्षा की बात करें, क्रांति की, या टेक्नोलॉजी की बात करें, इधर उधर किंतु परंतु की करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ना तो जमीन दे पा रही है, ना शिक्षा दे पा रहा है, ना रोजगार दे पा रहा है, ना किसी को अधिकार दे पा रहा है। लगातार ये या तो कांग्रेस सरकारों पे दोष बनने का कार्य करते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने का कार्य करते हैं। आप सोच लीजिए वो मध्य प्रदेश में जहाँ पे 33,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, ये स्थिति है इनकी सरकार में। और ये बात करते हैं 2003 के पहले की। भाई 22 साल से मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं? हर साल आप करोड़ों रुपए का बजट बनाते हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, भाजपा ने काम नहीं किया, जयवर्धन सिंह ने कुछ हकीकत बताई है। हम तो ये कह रहे हैं कि बदलाव कितना जरूरी है, और बड़ा खूब कहा भी गया है, बदलते वक्त के साथ जीने का अंदाज बदलना होगा, ना आवाज है ना धुन। अब तो ये टूटा हुआ साज बदलना होगा। हो सकता है कुछ गलतियां कांग्रेस से भी हुई हों, लेकिन उनको दोहराया नहीं जाए, उनको सुधारा जाए, क्योंकि हमें विश्व गुरु बनना है और उसके लिए गुरुओं की बहुत जरूरत होगी। फिलहाल समय का अभाव है, मैं अपने मेहमानों से इजाजत लेता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास, आप हमसे जुड़े, आपका धन्यवाद। जयवर्धन जी, आपका धन्यवाद, और हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।